तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग एल्किल समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन कौन कौन से हैं, एल्केन के संरचनात्मक सूत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताया हुआ था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्किल समूह क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एल्किल समूह होते हैं या एल्किल ग्रुप होते हैं उसको हम बांड आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बांड कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो एल्किल समूह होते हैं ये हैं क्या? कोई भी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जैसे एल्केन, अगर उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो उससे जो समूह प्राप्त होता है उसको कहते हैं एल्किल समूह। जैसे मान लीजिए कि मेथेन है, CH4। CH4 का क्या नाम है? मेथेन है। यह मेथेन एक प्रकार का एल्केन है। इससे अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें तो हमें मिलेगा बांड CH3। बांड क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है, वो 4 होती है। अगर हम बांड को नहीं लगाते तो कार्बन की संयोजकता केवल 3 बताई जा रही है। इससे ये वैलेंसी जो होता है वो उसकी गड़बड़ा जाती है। इस कारण से यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला है, उस हाइड्रोजन के स्थान पे कोई अन्य ग्रुप आकर के जुड़ सकता है। इस कारण से यहाँ पर बांड बताया गया है। तो मेथेन CH4 है, इससे अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बचेगा CH3। बांड इसलिए क्योंकि यह एक एक्टिव ग्रुप है, यह किसी दूसरे से तुरंत ही रिएक्शन करके कोई अन्य यौगिक बना लेगा। इसका नाम हो जाता है मेथिल। मेथेन के एल्किल ग्रुप का नाम क्या हो गया? मेथिल हो गया। ठीक है। सेकंड, जैसे मान लीजिए कि है C2H6। C2H6 को हम कहते हैं एथेन। ये एथेन जो है इसको हम इस प्रकार से भी, अगर इसके हाइड्रोजन को हटा दें तो हम लिखेंगे बांड C2H5। यह बांड C2H5 का क्या नाम हो जाएगा? एथेन के एल्किल ग्रुप का नाम हो जाएगा एथिल। एथिल का सूत्र क्या हो जाएगा? बांड C2H5। बांड का मतलब यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप वगैरह जुड़ जाएगा। ठीक है। अब कभी कभी हमें C2H5 किस प्रकार से मिलता है? यह C2H5 इस प्रकार से मिल सकता है, बांड CH2 CH3। कहीं कहीं इस तरह से अगर दिया होता है, इसका मतलब ही क्या है? इकट्ठा अगर हम कहें तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 5 हो गए, C2H5 हो गया, ये भी क्या हो गया? एथिल हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं प्रोपिल, C3H8, ये हो जाएगा प्रोपेन। ये एक क्या है? ये सभी एल्केन है। और एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो कौन सा ग्रुप आ जाता है? एल्किल ग्रुप आ जाता है, एल्किल समूह आ जाता है। अब ये एल्किल ग्रुप जिस एल्केन से निकला होगा, जिस एल्केन का हाइड्रोजन हटा होगा, उसी का एल्किल ग्रुप आ जाएगा। तो मेथेन का हो जाएगा मेथिल, एथेन का हो जाएगा एथिल। सूत्र याद रखना है आपको। प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो प्रोपेन के 2 संरचना संभव होंगे। यहाँ पर हम प्रोपेन की जो प्रोपिल ग्रुप होगा वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, C3H7। ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल। ये जो प्रोपिल होता है, ये जो प्रोपेन जो होता है इसमें, तो प्रोपिल ग्रुप इसमें 2 प्रकार से रहेगा। एक सीधी श्रृंखला में रहेगा और एक शाखित श्रृंखला में रहेगा। तो सीधी श्रृंखला में किस प्रकार से हो सकता है? बांड, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, पहले हम CH3 लगा लें, CH3 CH2 CH2, इधर भी बांड कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर CH3 होगा वो अंतिम छोर हो जाएगा और यहाँ पर हम कोई अन्य ग्रुप कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते थे CH3 बांड CH2, फिर बांड कर सकते थे। ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो गया? ये नॉर्मल प्रोपिल टाइप का हो गया। यानी अगर श्रृंखला के सबसे अंत या हम कहें शुरुआत में कोई अन्य क्रियात्मक समूह आकर के यहाँ पे जुड़ता हो तो एक प्रकार का ये नॉर्मल प्रोपिल हो गया। ठीक है। लेकिन नाम लिखते समय इसका प्रोपिल बस लिखते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोपिल। ठीक है।
इसमें दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा इसका ये हो सकता है, यह आइसो भी कहलाता है। आइसो कब कैसे कहलाएगा, CH3CH यानी अगर ये ब्रांच में हो, इसका एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाता और यहाँ से कोई एल्किल ग्रुप निकलता, तो जब इसको दे दिया तो क्या हो गया, ये CH3 बन गया। हम चाहे इधर लिखें या नीचे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यह हाइड्रोजन दे देगा तो इसके पास CH बचेगा। अब ये कहाँ से जुड़ेगा, इस पोजीशन से जुड़ेगा, यानी सेकंड नंबर कार्बन से अगर कोई हमारा ग्रुप दूसरा जुड़ा हुआ हो तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, आइसो। ये आइसो है, आइसो। अब चूंकि ये 3 कार्बन एटम है, इस कारण से हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। नाम याद रखिएगा, ये है आइसोप्रोपिल, ठीक है। ये है नॉर्मल प्रोपिल था, या केवल प्रोपिल वैसे इसको कहेंगे। फिर उसी प्रकार से अगर हम ब्यूटेन की चर्चा करें तो जो ब्यूटेन होगा, ये ब्यूटेन किस प्रकार से, C4H10, ये ब्यूटेन हो गया। अगर इनमें से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं तो मिलेगा ब्यूटिल ग्रुप, C4H9, क्या कहलाएगा, ब्यूटिल, ठीक है। अब ब्यूटिल कितने प्रकार के हो जाएंगे, ब्यूटिल में भी एक अगर सीधा होगा तो नॉर्मल कहलाएगा। मतलब ये कितने टाइप से मिल सकते हैं हमें, ऐसे भी हो सकता है, CH3 CH2 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 बांड, हम यहाँ पे बांड लगा दें, बिना बांड के भी दर्शाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कार्बन यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 हो गया, C4H9 है। इस तरह का ये क्या कहलाता है, केवल हम ब्यूटिल रख सकते हैं या नॉर्मल ब्यूटिल भी कहा जा सकता है, नॉर्मल ब्यूटिल। अगर इस प्रकार से ना होता, दूसरा किस प्रकार की संरचना अगर होती, दूसरी संरचना इस प्रकार से होती, CH3 इस तरह से, CH3 फिर हो जाएगा CH2 बांड। हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन तो हमारे 4 हैं, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 1 7 8 9। अगर हम देखें तो कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 9, इसमें भी है 3 दूनी 6 7 8 9। इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर होता तो हम इसको क्या नाम देते, हम इतना आपको देखना है कि यहाँ एक लास्ट तरफ से CH3 अगर CH से जुड़ा हुआ है, इतना पोर्शन, अब यहाँ पे आगे कुछ भी हो तो ये क्या कहलाएगा, हमेशा आइसो कहलाएगा। अब आइसो के बाद चूंकि 4 कार्बन था इसलिए इसका नाम पड़ गया आइसोब्यूटिल। अगर मान लीजिए ये ऐसा ना होता, किस प्रकार से होता, ये ऐसा भी हो सकता था कि CH3 फिर CH2 फिर CH, अब यहाँ से CH3 होता और यहाँ पे CH2 होता, 2 3 4 5 नहीं करना है, हमें 4 करना है। ये मान लीजिए ऐसा होता है बांड, ठीक है, CH3 CH2 CH3। अब इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9, यानी यही है, ठीक है। C4H9 को 3 तरह से लिखा जा सकता था, एक ऐसे लिखा जा सकता था, इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटिल, एक इस प्रकार से लिखा जा सकता था, इसको कहेंगे आइसोब्यूटिल, और एक इस प्रकार से लिखा जा सकता था, ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल या द्वितीयक ब्यूटिल। सेकेंडरी को हम शॉर्ट में SEC भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है। स्ट्रक्चर सभी का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये जो एल्किल ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप इस प्रकार से कहलाता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने पर एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। इसको अगर हम सामान्य सूत्र के रूप में इंडिकेट करें तो हम R के रूप में इंडिकेट करते हैं। मेथेन से बना हुआ मेथिल CH3, एथेन से बना हुआ एथिल C2H5। प्रोपेन के 2 संभव होते हैं, नॉर्मल प्रोपिल एंड आइसोप्रोपिल। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ब्यूटेन के 3 संभव होते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है। हम इस प्रकार से भी इसको हम प्राइमरी ब्यूटिल भी कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में आगे जानकारी और हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार से है। फिर एक नियो भी आता है। अगर हम पेंटेन की बात करें, पेंटेन,
तो पेंटेन का क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। इससे बना हुआ पेंटिल एक ग्रुप होता है, पेंटिल C5H11, ये पेंटिल हो जाएगा। अब पेंटिल में नियो पेंटिल एक नया आता है, पेंटिल के लिए एक नियो पेंटिल आता है। नियो पेंटिल का फार्मूला हम किस प्रकार से दे सकते हैं, नियो से मतलब क्या होता है कि अगर एक कार्बन से चारों कार्बन जुड़े हुए हों तो ये नियो का स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी यहाँ पर भी CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो और यहाँ पर CH2 हो। ठीक है, तो इस प्रकार का 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी C5H11 ये भी कहलाएगा। इसका क्या नाम हो गया, नियो पेंटिल, नियो पेंटिल। ठीक है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, एक कार्बन से 4 कार्बन यहाँ पे अटैच्ड होंगे और ये एक तरफ से जुड़ा हुआ होगा, आगे किसी भी ग्रुप से जुड़ सकता है, ये नियो पेंटिल का स्ट्रक्चर कहलाता है। अब जो ब्यूटेन की एक और चर्चा करें, ब्यूटेन में ये हमारा नॉर्मल ब्यूटिल था, आइसो ब्यूटिल था, सेकेंडरी ब्यूटिल था, एक टर्शरी ब्यूटिल भी होता है। नॉर्मल जो ब्यूटिल होता है उसमें एक टर्शरी ब्यूटिल भी होता है, यानी ब्यूटिल के 4 हो गए। कौन कौन से, नॉर्मल ब्यूटिल हो गया, आइसो ब्यूटिल हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया और टर्शरी ब्यूटिल भी होता है। टर्शरी ब्यूटिल कैसा होगा, अगर एक कार्बन जो होगा वह 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ हो ऐसा, और यह किसी दूसरे ग्रुप वगैरह से भी जोड़ सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं टर्शरी या तृतीयक, टर्शरी ब्यूटिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमको मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल कब आइसो कहलाएगा, कब यह सेकेंडरी कहलाएगा, कब ये टर्सरी कहलाएगा। ठीक है, कब ये नियो कहलाएगा, नियो में एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़े हुए होंगे, टर्शरी में इस प्रकार से 3 तरफ से जुड़े हुए होंगे, ये किसी दूसरे ग्रुप से जुड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एल्किल ग्रुप आपने यहाँ पर देखा। इसी प्रकार से हम जानते हैं हेक्सेन का हेक्सिल ग्रुप, हेक्सेन का फार्मूला जो होता है वो हो जाएगा हमारा, इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है, हेक्सेन के लिए हो जाएगा C6 हो जाता है, H14, तो इसमें हेक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, बांड C6H13 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सिल। उसी प्रकार के अगर 7 कार्बन हो जाएंगे तो C7H15, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेप्टिल। उसी प्रकार आक्टिल, नोनिल, डेकिल, इस प्रकार से एल्किल ग्रुप के नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के एल्किल ग्रुपों के बारे में जाना, जिससे आगे आने वाले वीडियो में जब हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम बताएंगे तो ये एल्किल समूहों के बारे में लिखना पड़ेगा, एल्किल ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा, फार्मूला कहीं पर है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।